नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स। आज मैं आपसे बात करूंगी एजुकेशन बीट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और एक शिक्षित समाज ही एक सफल समाज की परिकल्पना कर सकता है। लेकिन एक बीट के तौर पर एजुकेशन बीट क्यों जरूरी है, इसके लिए क्या जानना जरूरी है, आज बात इस पर होगी। Education defines the lives of people living in a community. Education is not limited to the classroom as it takes place everywhere and anywhere. Holding such a crucial part in the lives of the people, education is one of the most important news beats in journalism. पत्रकारिता में क्राइम बीट, हेल्थ बीट, डिफेंस बीट ऐसी बहुत सी बीट्स हो सकती हैं। उसी तरह एजुकेशन बीट एक ज़रूरी बीट है। इस बीच को कवर करते हुए सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि इसका मतलब एक बड़ा दायरा है। प्राइमरी स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, यूनिवर्सिटी तक, हायर एजुकेशन तक, ये सभी एजुकेशन बीट के दायरे में आते हैं और इसमें तमाम वो बातें आती हैं जो कहीं भी किसी भी दौर में शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। इस पर मैं आपसे बहुत विस्तार से बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि शिक्षा के तौर पर भारत ने अब तक कितना लंबा सफर तय किया है। एजुकेशन बीट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि भारत ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एक बड़ा लंबा सफर तय किया है साक्षरता के स्तर को पाने में। आप इस स्लाइड को देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा होगा। भारत में आज़ादी के समय 1947 में लिटरेसी का स्तर 12% था और अब हम 74.0% के स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हमने अशिक्षित भारत को साक्षर बनाने में एक लंबी उड़ान भरी है। The Ministry of Home Affairs conducts a census every 10 years in India, while the female literacy rate in India as per census 2001 was 53.7%. Census 2011 recorded it at 65.5%. According to the last census, which was conducted in 2011, the literacy rates of the top and bottom of 5 states are as follows. अब आप इस स्लाइड को भी देखिए। भारत में इतने सालों में कौन से ऐसे राज्य हैं जो टॉप 5 स्टेट्स हैं साक्षरता के स्तर पर, और ऐसे कौन से 5 राज्य हैं जो कि साक्षरता के उस विकास के स्तर तक पहुंचने में अभी थोड़े पिछड़े हुए हैं। केरला सबसे आगे है साक्षरता के दर को पाने में। आप इस आंकड़े को देखिए और मैं चाहूंगी कि इस पर आप विचार कीजिए, मनन कीजिए और देखिए कि किस तरह की सरकारी पॉलिसीज को समय समय पर अपनाया गया है और कैसे किन बहुत सारी तकलीफों के बीच साक्षरता के स्तर को सुधारने पर काम किया गया। एजुकेशन बीट करने वाले एक पत्रकार के लिए ये चीज बड़ी दिलचस्प हो सकती है कि कैसे साक्षरता का स्तर 1947 में एक गिरावट पर था और पिछले इतने सालों में उस स्तर को बढ़ाने के लिए लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से भी एक बड़ी भागीदारी की गई है। According to the publication Educational Statistics at a Glance by the Ministry of Human Resource Development and the Department of School Education and Literacy, these are the latest statistics available on Indian education. आप इस स्लाइड को भी देखिए। ये स्लाइड आपको और ये सारे आंकड़े आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप इनको भी, इन आंकड़ों के को गौर से देखिए और आप समझिए कि आज हम जहाँ पर हैं वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। Ministry of Human Resource Development has been conducting an annual web-based All India survey on higher education since 2010-11. Their key findings according to the report of 2018 are, अब इसे आप देखिए 2018-19 की की फाइंडिंग्स क्या हैं। Survey covers all institutions of higher education in the country registered as AISHE code in AISCG portal. Institutions are categorized in 3 broad categories: university, college and stand-alone institutions. अब अगर आपसे मैं अचानक पूछूं कि भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं तो शायद आप नहीं जानते होंगे। कितने स्कूल हैं और हम एजुकेशन के स्तर पर कितने बड़ी संस्थाओं का निर्माण कर चुके हैं। हो सकता है आपको तुरंत इसका अंदाजा ना हो, आपको याद ना हो, लेकिन एक पत्रकार को जो इस बीच को कवर करता है उसके लिए तमाम आंकड़े टिप्स पर होने चाहिए। आप इन स्लाइड्स को देखिए और अपने मानस में इसे रखिए कि हम आज कहां पर हैं। There are 993 यूनिवर्सिटीज, करीब 40,000 कॉलेजेस हैं और करीब 10,725 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। में कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो कि एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं।
इसके अलावा करीब 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड हैं और 400 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में बनी हुई हैं। टॉप 8 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसमें यह भी बात है कि उत्तर प्रदेश क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये स्वाभाविक तौर पर जरूरी भी था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हों। तो इस आंकड़े से आपको एक अंदाजा हुआ कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। इसी तरह 60.53 colleges are located in rural India. 11.04 colleges are exclusively for females. अब आप अपने राज्य का एक थोड़ा मुआयना कीजिए और देखिए आपके राज्य में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं और कितने ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ रूरल एरियाज में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। ओनली 2.5% colleges run PhD programs and 34.9% colleges run postgraduate level programs. अब मैं आपसे बात करूंगी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में। GER in higher education in India is 26.3%, which is calculated from 18 to 23 years of age group. GER for male population is 26.3% and for females it is 26.4%. Distance enrollment constitutes about 10.62% of the total enrollment in higher education, of which 44.15% are female students. आप सबने सुना होगा कि डिस्टेंस एजुकेशन की कई प्रोग्राम्स होते हैं। इन्हें पढ़ना, इन्हें जानना भी किसी पत्रकार के लिए बड़ा रोचक हो सकता है, क्योंकि इन्हें अलग अलग तरह के लोग इन कोर्सेज को एनरोल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी नौकरी में हैं, रोज स्कूल या रोज कॉलेज नहीं जा सकते, उन्होंने अपने आप को एनरोल किया। या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी बड़े शहर में ना रहते हों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों, या फिर कुछ और उनकी आर्थिक या सामाजिक दिक्कतें हों, तो तमाम ऐसे लोग ऐसे कोर्सेज को एनरोल करते हैं। यहाँ मैं ये भी जोड़ दूं कि जेलों में भी जो लोग रह रहे हैं, बहुत से लोग इग्नू के जरिए शिक्षा को प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। At undergraduate level, the highest number, 35.9% of students, are enrolled in arts, humanities, social sciences courses, followed by science 16.5%, engineering and technology 13.5%, and commerce 14.1%. यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में स्टूडेंट टीचर रेशो करीब 29 के आसपास है। इस रेशो पर भी आप विचार कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी एजुकेशन को लेकर बजट के बारे में। आप जानते हैं जब भी बजट की घोषणा होती है, एजुकेशन की बात खास तौर पर होती है और आमतौर पर हर बार एजुकेशन से जुड़े हुए बजट में इजाफा होता है। एक बार आप बजट पर भी नजर डालिए और देखिए कि हमने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक एजुकेशन के बजट में कितना इजाफा किया है और किन क्षेत्रों में हमारा ज्यादा ध्यान इस समय जा रहा है। समग्र शिक्षा पर आपको मैं ये आंकड़े में कुछ पढ़ रही हूँ, लेकिन सामने जो स्लाइड है आप उसे जरा ध्यान से देखिए। समग्र शिक्षा, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज एंड माइनॉरिटीज, एडल्ट एजुकेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचर्स। इसी तरह नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल बाल भवन, नेशनल लिटरेसी अथॉरिटी, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। ऐसे तमाम बहुत सारे संस्थाएं हैं जिनको भारत सरकार बजट देती है ताकि वे लगातार विकास की तरफ बढ़ते रहें। यहाँ मिड डे मील के बारे में हम बात करना चाहेंगे। आप सबने इसके बारे में बहुत सुना होगा। स्कूलों में बच्चों का जो ड्रॉप करने का जो रेट है वो जब बढ़ने लगा तो सरकार को ऐसा लगा कि हम क्यों ना मिड डे मील जैसी कोई स्कीम को शुरू करें, और इसके कई जो नतीजे निकले वो काफ़ी अच्छे भी निकले। इसके तहत 15 अगस्त 1995 को मिड डे स्कीम को शुरू किया गया। 2008-9 में इसमें उन बच्चों को शामिल किया गया जो कि अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे
और बाद में इसका नाम नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स का नाम रख दिया गया और पॉपुलरली इसे कहा जाता है मिड डे मील स्कीम। ये भारत भर के सभी स्कूलों के लिए 1 से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जो सरकारी या सरकार की मदद से चलने वाले स्कूल हैं, स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, मदरसास हैं, मकताब्स हैं, उनके लिए इन पर विचार किया गया है, उन्हें शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसी तरह नेशनल लिटरेसी मिशन, इसकी शुरुआत 1988 में हुई और इसका जो मकसद था वो ये था कि ये एडल्ट लिटरेसी को प्रमोट करता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे NLM कहा जाता है। पूरे देश में इसकी स्थापना की गई और इसमें जो तबका जुड़ा वो 15 से 35 साल की का एक टाइम बाउंड मैनर में ये एज ग्रुप इसके साथ जुड़ा था। इसी तरह साक्षर भारत, ये भी एक भारत सरकार की स्कीम जो 2009 में शुरू हुई। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने एक अम्ब्रेला स्कीम शुरुआत की, क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसास एंड माइनॉरिटीज, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी शुरुआत 2008 में की गई। मैं अब आपसे बात करना चाहूंगी एजुकेशन बीट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आप खुद सोचिए, आपके हिसाब से क्या सोर्सेज हो सकते हैं। असल में बहुत विस्तार हो सकता है। जैसे कि अगर आप स्कूल बीट को कवर कर रहे हैं तो वही स्कूल, उस स्कूल के कर्मचारी, वहाँ के टीचर्स, फैकल्टी, वहाँ के स्टूडेंट्स और फॉर्मर स्टूडेंट्स, स्कूल की वेबसाइट, स्कूल का बजट, स्कूल की गवर्निंग बॉडी, ये तमाम आपके सोर्सेज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं तो वहाँ भी इसी तरह के क्राइटेरिया के तहत आपको ये देखना होगा कि इन कॉलेजेस या इन स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह की सुविधाएं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं, टीचर स्टूडेंट रेशो कैसा है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है, बजट क्या है, पिछले सालों में इन स्कूल्स, इन यूनिवर्सिटीज़ और इन कॉलेजेस में कौन सी नई सुविधाएं आई, कौन सी स्कीम्स सफल रही या कौन सी नहीं चल पाई, किन नई स्कीम्स की शुरुआत की गई और उनके नतीजे क्या रहे। इसके अलावा रिसर्च पेपर्स भी कई बार बहुत काम के होते हैं, उनसे भी आपको एजुकेशन के बारे में बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़, ये भी सूचना का स्रोत होती हैं। इसके अलावा एजुकेशन के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, उससे जुड़े हुए तमाम ऐसी यूनिट्स जो एजुकेशन के अलग अलग हिस्सों को देख रही हैं, जैसे कि CBSE, NCERT, कौन सी किताबें छप रही हैं, किस तरह की छप रही हैं, एग्ज़ाम का समय आ रहा है तो एग्ज़ाम कब होंगे, क्या इस बार एग्ज़ाम्स में किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा। इसी तरह कुछ चीज़ें पूरे साल होती हैं, जैसे कि सिलेबस की अपडेशन के बारे में आप सोच सकते हैं, वो बीट का एक हिस्सा होगा। NCERT जिस तरह की किताबें छाप रही है उनमें क्या परिवर्तन हुए, ये किताबें, इनमें क्या, किस तरह से इनका कॉस्टिंग क्या है, ये किताबें क्या सभी स्कूल्स तक, कभी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंच पाती। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स भी आपके लिए सोर्स हैं इंफॉर्मेशन का, वहाँ की फीस, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स को दी जाने वाली सुविधाएं, टीचर स्टूडेंट रेशो, वैसे ही यहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की न्यूज़ लेटर्स, क्या उन्हें रेगुलरली छापा जा रहा है, उनमें किस तरह की सूचनाएं हैं, इनकी वेबसाइट्स में कौन सी बातें कही गई हैं, और डिस्टेंट मोड पर क्या एजुकेशन को लेकर कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसी तरह आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, तो क्या स्कूल्स और कॉलेजेस के पास उस तरह की सुविधाएं हैं, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे जुड़ पा रहे हैं, इस पर भी एक एजुकेशन बीट का जर्नलिस्ट विचार कर सकता है और अपनी स्टोरीज लिख सकता है। इसके अलावा UGC जैसी बड़ी संस्था, उनका रोल, किस तरह की स्कॉलरशिप्स, किस तरह के फेलोशिप्स, प्रोग्राम्स, कई अलग इंस्टीट्यूशंस जो इसी तरह से जुड़े हैं एजुकेशन के साथ, जैसे ICSSR, उनका क्या रोल है रिसर्च को लेकर, ये भी शोध का आपका विषय हो सकता है। सिमिलरली स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स, वो भी आपको फीडबैक दे सकते हैं, जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। स्कूल्स में की अगर हम बात करें तो जैसे कई बार पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती हैं, वो एसोसिएशंस में क्या डिसीजन होता है, स्पोर्ट्स को लेकर किस तरह की सुविधाएं हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि नहीं, रेगुलरली हो रही हैं कि नहीं, स्कूलों में होने वाली छुट्टियां, कॉलेज में होने वाली छुट्टियां, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे टीचर्स से अगर आप लिंक्ड बात कर रहे हैं, उनके पेंशन को लेकर बात हो सकती है, बाकी सुविधाओं के बारे में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, जो स्टूडेंट स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं,
जो स्पेशली एबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या स्टूडेंट्स वेब पोर्टल के ज़रिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, क्या उन्हें तमाम वो जानकारियाँ मिल पाती हैं जो ज़रूरी हैं। उसी तरह कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो या तो पेरेनियल होती हैं या सीजनल होती हैं। कुछ के बारे में हम बात उस मौसम में करते हैं, जैसे एडमिशन का सब समय आएगा तो वो एडमिशन के मौसम से जुड़ी हुई खबर हर पत्रकार के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एडमिशन के समय में कौन कौन से कोर्सेज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, क्या इस बार कोई इजाफा हुआ है या कोई परिवर्तन हुआ है, फीस क्या है, कितने स्टूडेंट्स होंगे, क्या सुविधाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी दे रहा है, किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस होगा, एडमिशन कब से शुरू होगी, कट ऑफ क्या होगा। ये सब भाई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में काफ़ी चिंता रहती है। तो ये एक बीट रिपोर्टर के लिए बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। खास तौर पे आपने देखा होगा जब कट ऑफ रिलीज होता है तो बहुत तरह की स्टोरीज होती हैं। दूसरी जो सीजनल स्टोरी है वो है रिजल्ट्स को लेकर। रिजल्ट कब आएंगे तो क्या इस बार समय पर आ रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो इस बार का रिजल्ट कैसा रहा, पिछले सालों से कंपैरिजन हो सकता है, 1 साल से भी और 10 साल से भी। इस बार गर्ल्स स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया या बॉयज स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, ये स्टोरी तो आप हमेशा ही देखते हैं। इसके अलावा कहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, कहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस जो पिछड़ गए या कुछ जो बहुत आगे निकल गए। कई बार ऐसा होता है जहाँ से बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये राज्य या ये स्कूल या ये स्टूडेंट फर्स्ट होगा, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। वो अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज बहुत इंटरेस्ट की होती हैं। इसी तरह ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में परीक्षाएं दी और वो बहुत अच्छे अंक ले आए, कोई टॉप कर गया, कोई सेकंड टॉपर बन गया, और उनकी जो जिंदगी की कहानी है वो बहुतों के लिए मोटिवेशनल हो सकती है। ये एजुकेशन बीट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ऐसी स्टोरीज को हम ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज कहते हैं। इसी तरह कई बार स्टोरीज कुछ एरर से जुड़ी होती हैं। रिजल्ट में कोई कमी आ गई, ज़्यादा को कम नंबर आ गया या कम नंबर को ज़्यादा आ गया, इवेल्यूशन की प्रोसेस क्या होगी, क्या ये प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह जो बच्चे अपने एग्ज़ाम्स को दोबारा देना चाहते हैं, रीएवेल्यूएट करवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम का समय हो या एडमिशन का समय हो, कुछ स्टोरीज़ को बहुत गौर से अगर हम देखें तो असल में एक स्टोरी से कई स्टोरीज निकलती हैं। एक अम्ब्रेला है और उसके साथ बहुत सारी साइड स्टोरीज निकल रही हैं। वो साइड स्टोरीज कोई भी जर्नलिस्ट सिर्फ तब कर सकता है जब उसकी एजुकेशन बीट पर ज़बरदस्त पकड़ हो और उसकी उसमें रुचि हो। अगर आपकी रुचि होगी और आपकी समझ होगी तो आप देखेंगे कि एक रिजल्ट भर से आप कई तरह की ऐसी स्टोरीज लिख सकते हैं जिसमें पाठक का या दर्शक का ज़बरदस्त इंटरेस्ट होगा और वो हैरान होगा कि आपने इस तरह की स्टोरीज को कैसे कर लिया। जैसे कि किसी गांव के कई बच्चे एक साथ अगर बहुत अच्छे अंक लेकर आते हैं और आप उस गांव में जाकर वो स्टोरी करते हैं और ये बताते हैं कि इन टीचर्स की वजह से इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो सोचिए कि बाकी गाँव में जो बच्चे हैं वो कितना अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। तो एक जो जर्नलिस्ट है उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो सही समय पर सही तरह की स्टोरीज की खोजबीन करे। इसी तरह पॉलिसी रिलेटेड स्टोरीज, फंड्स से जुड़ी हुई स्टोरीज, कितना एलोकेशन ऑफ फंड था, कि वो फंड पूरी तरह यूज हुआ, स्कूल्स कॉलेज की लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, क्या वो किताबें अपडेट हुई, पिछली बार कब अपडेट हुई थी, क्या किताबें सफिशिएंट हैं, किताबें कहाँ से किन सोर्सेज से आती हैं, क्या डोनेट की जाती हैं। ये भी अपने आप में एक रोचक विषय हो सकता है। इसी तरह एडल्ट एजुकेशन, इस पर हम बहुत कम बात करते हैं और ये भी एक ज़रूरी सेक्टर है। कितने लोगों ने एनरोल किया, कहाँ से किया, किन राज्यों से, किन प्रदेशों से, किन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, कितना ड्रॉप आउट हुआ, कहाँ के रिजल्ट्स जो बहुत अच्छे आए हैं उसकी क्या वजह हैं, कौन से कोर्सेज ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा चलन में है, साइंस रिलेटेड कौन से प्रोग्राम ज़्यादा चलन में हैं, किस भाषा के कोर्सेज ज़्यादा हो रहे हैं, क्या इनको लेकर एडुक्वेट सिलेबस सोर्सेज हमारे पास हैं, क्या उसे रिलेटेड रीडिंग मटेरियल उन स्टूडेंट्स को मिल पाता है, ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं। अब ये है कि आप अगर क्राइम बीट कवर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना है। पहली बात तो ये कि आपकी सिक्स सेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी बातें, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्टोरी के लायक हैं।
नंबर 2, अगर कुछ होता है तो तुरंत आपको एक्ट करना है। आपको मालूम है कल रिजल्ट आने वाला है, तो आपको तुरंत उस पर स्टोरीज करनी है। कुछ चीजें अचानक होती हैं, तब भी आपको तुरंत एक्ट करते हुए उन पर स्टोरीज को बनाना है, करना है, और पूरी तरह से फैक्चुअली करेक्ट स्टोरीज को, वेरीफाइड स्टोरीज को ही करना है, ताकि स्टोरी पूरी तरह से एथिकल हो और उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। अब स्टोरीज कैसी होंगी, उसके लिए एक खास बात यह भी है कि आपके इंटरव्यू स्किल्स बहुत स्ट्रांग हों। जैसे पत्रकार को ही पता हो कौन सा सवाल करना है, कितने सवाल करने हैं, सवालों से आप किस तरह के जवाबों की अपेक्षा कर रहे हैं। जवाब पूरा नहीं मिला तो आप दोबारा सवाल करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे, और आप जब तक आपकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हो जाती, जब तक आपको लगता नहीं कि पाठक के तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं, तब तक आपको सवालों को करना ही है। तो इंटरव्यूइंग स्किल्स का बहुत स्ट्रांग होना किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह आंकड़ों को पढ़ना, समझना, स्टैटिस्टिक्स की डिटेल को जानना जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की अगर आप साइट देख रहे हैं, आप बजट को पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल को देख रहे हैं, तो बजट को कैसे पढ़ना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप पेरेंट्स या बच्चों से बात कर रहे हैं तो आपको सेंसिटिवली सवाल पूछना है। आपको उनसे ये जानने की कोशिश करनी है, जो आप भी आपकी स्टोरी है उसके मुताबिक बच्चे से आप ऐसी सवाल ही पूछेंगे जो बच्चे को समझ में आ सके। लेकिन मैं यहाँ दोबारा से इस बात को कहूँगी कि जो भी आपको बताया जाए उसे वेरीफाई करके उसके आधार पर ही आप अपनी स्टोरी को लिखेंगे। इसी तरह से आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई स्टोरी आपको फॉलो अप करनी है तो कैसे करेंगे। जैसे आपने किसी कॉलेज के बारे में या किसी स्कूल के बारे में स्टोरी की कि पिछले साल आपने कहा था कि यहाँ पर ये एक बड़ा प्लेग्राउंड खुलने वाला है, और आपने वो स्टोरी की। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके बाद आप इसे चेक करेंगे वो प्लेग्राउंड शुरू हुआ या नहीं हुआ। सपोज आपने इसी तरह एक स्टोरी की कि स्कूल में एक लाइब्रेरी खुलने वाली है इस डेट को, और आपने वो स्टोरी कर दी। आपको उसके बाद फिर ये चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा वो लाइब्रेरी खुली या नहीं खुली, उसका इस्तेमाल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। फॉलो अप स्टोरीज भी किसी भी पत्रकार के लिए जरूरी होती हैं। फिर आपको ये जानना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स आपकी किसी भी स्टोरी में कौन है, आप किसके लिए स्टोरी कर रहे हैं, और आप अपनी स्टोरी के जरिए आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी स्टोरी पब्लिक अवेयरनेस की है तो आपकी स्टोरी में वैसा पुट जरूर होना चाहिए जिससे पब्लिक को अवेयरनेस मिले। आप अगर ये कह रहे हैं कि इस डेट से एडमिशन स्टार्ट होंगी और आप अवेयर करना चाह रहे हैं कि अब इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म्स को भरा जा सकता है, इस बार ये कोर्सेज हैं, ये लास्ट डेट्स हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत साफ साफ तरीके से हो, वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जो भी उसे पढ़े उसे तुरंत वो बात समझ में आ जाए। टेक्निकल टर्म्स अगर आप यूज कर रहे हैं, उसके एब्रिविएशंस यूज कर रहे हैं, तो उसको भी आपको फुल फॉर्म में क्लियरली दिखना चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि बेवजह कटाक्ष कतई ना हो, बेवजह टिप्पणी बिल्कुल ना हो। आप वही लिखें जो सही है, और वो लिखें जिससे कि आप पब्लिक की मदद कर रहे हो। आप जन सेवा के लिहाज से स्टोरी अगर कर रहे हैं तो वो जन सेवा के उस उद्देश्य को जरूर पूरा करती हो। अंत में जो मैं बात को कहना चाहूंगी, इस बात को ध्यान में रखिए, एजुकेशन बीट सिर्फ बच्चों के लिए उससे ही जुड़ी नहीं है, इसमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और प्रौढ़ भी हैं। ये सभी मिलकर एजुकेशन का हिस्सा बनते हैं। बच्चों के साथ बच्चों पर अगर आप एजुकेशन बीट पर स्टोरी कर रहे हैं, उसका दायरा उससे जुड़ा हुआ हो और उसके बारे में आपको पूरी तरह से पुख्ता जानकारियां हों। युवाओं से ज़रूरी अगर आप कर रहे हैं स्टोरीज, ये भी ध्यान रखें कि उसमें करियर ओरिएंटेड स्टोरीज का खास तौर पर बड़ा योगदान होता है, और ऐसी स्टोरीज खास तौर पर सराही जाती हैं जो युवाओं को दिशा देती हों कि अगर आपने बीए कर ली है और आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, किस तरह के कोर्सेज आपके सामने मौजूद हैं, क्या एवेन्यूज हैं, देश में भी विदेश में भी। प्रौढ़ शिक्षा में इसी तरह से ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो लोग उम्र के इस पड़ाव में पढ़ाई कर रहे हैं उनके अपने कुछ सपने होंगे, उस लिहाज से आपको उनका भी मार्गदर्शन करना है और उनको भी मदद करनी है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इस बीट की जो खासियत है वो ये है कि ह्यूमन इंटरेस्ट इसका एक बहुत बड़ा केंद्र है, क्योंकि इसके साथ लोगों की इमोशंस और लोगों की पूरी जिंदगी की नींव जुड़ी है। शिक्षा उस नींव को तैयार करता है, तो शिक्षा और शिक्षक, पढ़ने वाले भी, विद्यार्थी भी और शिक्षक भी, और इन्हें अंजाम देने वाली तमाम शैक्षिक संस्थाएं और हमारी सरकार, इन सब का योगदान बहुत ज़रूरी है। सरकारी स्तर पर भारत सरकार ने जैसे अभी भी बहुत सी ऐसी योजनाओं को शुरू किया है जो कि सफल हुई हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर बहुत मजबूती के साथ अपनाया गया है।
तो भारत सरकार जो अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है, वैसी ही तमाम स्कीम्स को, उनकी फंडिंग को, उनके कार्यक्रमों को भी गौर से देखने की जरूरत है। शिक्षा पीठ को कवर करने वाला एक पत्रकार असल में सरकार और आम लोगों के बीच में एक बड़े पुल का काम करता है। इस पुल को मजबूत आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद अपने शिक्षा के स्तर को लगातार बढ़ाएंगे और शिक्षा पीठ को समझते हुए एक गंभीरता और एक संजीदगी को अपनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज मेरी आपसे बातचीत एजुकेशन बीट को लेकर हुई। आप अगली स्लाइड में उन सोर्सेज को देख सकते हैं जिनसे मैंने इस लेक्चर सीरीज में आपसे बात करने के लिए मदद ली है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार।